और ये जो इमरजेंसी सेंटर है ये किस तरह से काम करता है, क्योंकि अक्सर हम आपके सामने ये प्रोग्राम्स में लेकर आते हैं कि भाई जब फ्लड आ जाता है, जब कोई डिज़ास्टर आ जाता है, जब अर्थक्वेक आ जाता है, तो उसके बाद जो है वो अर्ली वार्निंग भी आ जाती है उसकी, लेकिन फिर उसके ऊपर इक़दामात नहीं होते। तो आखिर ये जो अर्ली वार्निंग है ये किस तरह से यहाँ से जारी होती है, और उसके ऊपर फिर जो ऑपरेशंस की जिम्मेदारी है वो किस किस इदारे की है, और यहाँ से पूरा ऑपरेशन मुख्तलिफ विंग्स किस तरह से चलाते हैं, चाहे वो अर्ली वार्निंग के बाद जो है वो बहाली का मरहला हो, बहाली के मरहले तक, उसके अंदर जो है वो और बहुत सारे मराहिल हैं, उन तमाम मराहिल की निशानदेही भी करेंगे। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपकी बात भी कराएंगे। तो आज का प्रोग्राम NDMA से बात की जाती है तो उस डिज़ास्टर के साथ जो है वो कुछ चीज़ें नत्थी हो जाती हैं कि किस तरह से उस डिज़ास्टर के हवाले से अपडेट करना है, उसके हवाले से अर्ली वार्निंग्स जारी करनी है, फिर उसके बाद उसका जो रिस्पॉन्स का मैकेनिज़्म है वो कैसे तय होना है, और फिर उसके बाद रिलीफ और फिर बहाली की तरफ जो है वो मामला जाते हैं। हम इस वक्त NDMA हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद हैं, और NDMA हेडक्वार्टर्स अगर हम आपको दिखा सकें तो यहाँ पर पूरी ये जो टेक्नोलॉजी इस वक्त आपको भरी हुई दीवारों पर नज़र आ रही है, ये बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करती है, लेकिन मजमूई तौर पर जो NDMA का सारा एक सिस्टम है, एक सारा मैकेनिज़्म है, उसके अंदर मौजूद हैं विंग्स, और ये विंग्स जो हैं ये असल में तय करते हैं कि किस तरह से जो है वो मामलात को आगे बढ़ाना है और किस तरह से उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना है। एक साइड अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो राइट साइड पे हमारे थ्रेट साइड है। थ्रेट साइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अर्ली वार्निंग डेवलप करने की ज़िम्मेदार है। यहाँ पर अगर आप ऊपर देख सकें तो ये एक ग्लोबल साइड है, और उसके साथ साथ दूसरी जो है ये यहाँ इस दीवार के ऊपर आपको नेशनल साइड दिखाई दे रही है, यानी ग्लोबली और नेशनली जितने भी ख़तरात मौजूद हैं उन ख़तरात की निशानदेही यहाँ से वार्निंग जनरेट करके की जाती है। और उसके बाद फिर जो है वो अगर मैं मेरे लेफ़्ट की बात करूँ तो यहाँ लेफ़्ट साइड के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट है यानी कि रिस्पॉन्स विंग है, और इस रिस्पॉन्स विंग के अंदर यूँ तो ये है कि पूरा जो मैकेनिज़्म है रिस्पॉन्स का वो होता है, इसको भी जो है वो उसके बाद तकरीबन 10 बुनियादी तौर पर विंग्स और उसके बाद कुछ जैली विंग्स के अंदर भी जो है वो डिवाइड किया जाता है। वैसे तो यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन आई होप कि मेरे कैमरामैन जो है वो मेरे साथ आपको दिखा सकेंगे कि ये इसमें ये इसके पूरे विंग्स लिखे हुए हैं, थ्रेट, रिस्पॉन्स, और इसके अंदर मजमूई तौर के ऊपर जो है वो फर्स्ट के ऊपर आप देखें तो टेक डिज़ास्टर है, उसके बाद जो है वो सेकंड के ऊपर अर्ली वार्निंग के बाद जो है वो एकेडेमिया बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसके बाद रिस्क कम्युनिकेशन है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपको चौथे नंबर के ऊपर DRR डिपार्टमेंट दिखाई देता है। फिर उसके बाद विंग जो है वो नेशनल नैरेटिव मीडिया जो विंग है वो है, क्योंकि मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है और वो यहाँ से जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन डिसैमिनेट करते हैं। उसके बाद 6 नंबर के ऊपर रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेशनल ऑडिट विंग जो है वो मौजूद है। इसके बाद जनाब यहाँ पर लॉजिस्टिक्स स्टॉक एंड ऑप्स प्लान है। फिर ह्यूमैनिटेरियन जो विंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी NGOs, INGOs, यूनाइटेड नेशंस के इदारे हैं जो कि रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए जो है उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, वो कोऑर्डिनेशन का काम इस विंग के ज़रिए जो है वो किया जाता है। इसके साथ साथ जनाब 9वें नंबर के ऊपर नेशनल रिसोर्सेज के ऊपर बात की जाती है। 10वां विंग जो है वो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन और ख़ास तौर पे जो डिप्लोमेटिक साइड है उसको कवर करता है। तो यूँ ये मजमूई तौर के ऊपर विंग हैं। फिर रीजनल साइड भी है। फिर उसके बाद 12वें नंबर के ऊपर जो है वो रिस्क जो है उसके हवाले से भी बात की जाती है। 13वां विंग जो है रिव्यू है नेक्स्ट इम्पैक्ट COE के हवाले से। तो ये सारे विंग्स जो हैं ये मिलकर इस पूरे हेडक्वार्टर के अंदर जो है वो एक वर्किंग एनवायरनमेंट को स्मूथ बनाने के लिए, और फिर ये है कि अर्ली वार्निंग से लेकर बहाली तक के अमल को किस तरह से मॉनिटर करते हैं, ये सारा कुछ आज हम आपको दिखाएंगे। और कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ के मुख्तलिफ विंग्स के, उनसे बात भी कराएंगे क्या है वो किस तरह से इस सारे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अर्ली वार्निंग वाली साइड के ऊपर। आइए। डॉक्टर तैयब हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर तैयब जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस डिपार्टमेंट के। ये बताइएगा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। तो ये बताइएगा कि ये हम देख रहे हैं कि ग्लोबल
فارسٹ انڈسٹری اور گلوبل پورا جو فیسیلیٹیشن ہے وہ یہاں پر موجود ہے. پھر جو نیشنل جو تھریٹ مانیٹرنگ سسٹم ہے وہ بھی آپ نے پورا یہاں پہ لگایا ہوا ہے. تو گلوبل اور نیشنل دونوں کا مقصد کیا ہے, اس کو کس طرح سے آپ آپریٹ کرتے ہیں؟ چونکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم کا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے اس کو ہم رسک انٹیلیجنس کہتے ہیں, یعنی خطرات کی نشاندہی. تو جو NEOC کی جو کوریوگرافی ہے اس میں بھی پہلا سٹیپ جو ہے وہ رسک اسسمنٹ ہے. رسک اسسمنٹ میں بھی ہم نے ڈویژن کیے ہوئے ہیں کہ پہلے ہم گلوبل انٹیلیجنس کو مانیٹر کرتے ہیں. گلوبل انٹیلیجنس سے مراد دنیا بھر میں رونما ہونے والے مختلف خدشات, جس میں فارسٹ فائر بھی ہو سکتا ہے, جس میں ارتھ کوئک بھی ہو سکتا ہے, اینڈ سیورل ادر, جس طرح فلڈس کہیں پہ یا ہیٹ ویو. جیسا کہ ابھی رونما ہونے والے ڈفرینٹ خدشات ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں کنٹینیوس ہیٹ ویو اور فارسٹ فائر ایونٹس ہیں. اسی طرح انڈیا کے ایسٹ میں اور بنگلہ دیش, میانمار اور چائنا کے ایسٹ میں بہت زیادہ سیویئر فلڈنگ ہوئی ہے. تو یہ وہ دنیا بھر میں ہونے والے خدشات ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہم اس کی لوکل ٹرانسلیشن پاکستان میں کرتے ہیں. یعنی دنیا بھر میں اگر ہیٹ ویو ہے تو اس کے اثرات پاکستان پہ کیا ہوں گے, دنیا بھر میں اگر وہ موسمیاتی عوامل چل رہے ہیں تو اس کا پاکستان میں کیا اس کا ایفیکٹ, یعنی گلوبل امپیکٹ آپ دکھاتے ہیں. اب اگر ہم اس طرف جا سکیں تو یہ ہمارا جو ہے یہ نیشنل سائڈ ہے, تو اس کا کیا ہے, نیشنل واچ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب گلوبل انٹیلیجنس ڈیولپ ہو جاتی ہے اس ڈیٹا سے ہم پاکستان میں رونما ہونے والے ہیزرڈز یعنی خدشات کی نشاندہی کرتے ہیں, اور آلموسٹ 6 months ارلیئر ٹو دا آن سیٹ آف اینی ڈیزاسٹر. اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈیزاسٹر ارلی وارننگ ویدر ارلی وارننگ سے ڈفرینٹ ہے. ڈیزاسٹر ارلی وارننگ میں ہم لانگ رینج بتاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ ریجنز جہاں پہ اسنو کور ریڈیوس ہو رہا ہے, یعنی پاکستان کے نارتھ ریجن میں 13,000 سے زیادہ گلیشیئر موجود ہیں, اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں جو کہ کسی کنٹری میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اسی وجہ سے پاکستان کو تھرڈ پول کا نام بھی دیا جاتا ہے. سر یہ بتائیے کہ ہر 3 مہینے میں جو ہے وہ ایک ارلی وارننگ وہ جو ہے وہ آپ کی طرف سے دی جاتی ہے NDMA کی طرف سے. تو اس بار جو مانسون کی ارلی وارننگ دی گئی ہے اس ارلی وارننگ میں اب تک کی اپڈیٹ کیا ہے؟ جی جو آپ نے ڈیزاسٹر, اس کو ہم ڈیزاسٹر ارلی وارننگ کہتے ہیں. ہم ایک سال میں 4 ڈیزاسٹر ارلی وارننگز ایشو کرتے ہیں, ڈیو 1, ڈیو 2, ڈیو 3 اینڈ ڈیو 4. کرنٹ ارلی وارننگ جو کہ ڈیزاسٹر امپیکٹ ارلی وارننگ 3 ہے, جس کو ہم ڈیو 3 کہتے ہیں, یہ مونسون سیزن ہے. آلموسٹ ڈیورنگ دا منتھ آف اپریل ہم نے یہ بات بیسڈ اپون ملٹیپل ماڈلز اور جتنا بھی ڈیٹا تھا تو اس سے یہ نشاندہی کی کہ اس سال پاکستان میں ایک بائنری اسٹریس ہے. بائنری اسٹریس سے مراد یہ کہ نارتھ ریجن پاکستان کی شمالی علاقہ جات, چاہے وہ نارتھ خیبر پختونخوا ہو یا گلگت بلتستان ہے, آزاد کشمیر اور شمالی پنجاب, یہ وہ ریجن ہے جہاں پہ معمول سے زیادہ بارشیں برسیں گی, اور معمول کے زیادہ بارشیں بڑھنے کی وجہ سے وہاں پہ فلیش فلڈز یعنی پہاڑی راستوں پہ تیز بہاؤ, یا وہاں پہ راک فال ہو, ڈیبریز فلو ہو, یا گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈنگ ہو, یا نشیبی علاقوں میں جس طرح لاہور اور جو کہ نیچے کے علاقے ہیں شمالی پنجاب کے, سیالکوٹ, نانکانہ صاحب, گجراوالا اور سیورل ادر جو مشرقی پنجاب کا حصہ ہے, ہر دفعہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مسائل رہتے ہیں, اربن انڈیشن. یعنی تو یہ پہلے تھریٹ آئیڈینٹیفیکیشن تھی. سیکنڈ, ڈیزاسٹر ارلی وارننگ کے اندر یہ بھی موجود تھا کہ پاکستان کا جو صدرن ہاف ہے یعنی صوبہ سندھ اور بلوچستان, یہاں پہ معمول سے قدرے کم بارشیں ایکسپیکٹڈ ہوں گی, اور ابھی تک کے اعداد و شمار کے مطابق سندھ کے اندر 70% معمول سے کم بارشیں ابھی تک رپورٹ ہوئی ہیں. سب سے بڑا یہاں پہ کیونکہ مونسون کے اندر صرف کیونکہ ہم ڈیزاسٹر پروجیکشن کرتے ہیں, یہ پروبیبلسٹک ہے, اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ مونسون کی بارشوں کے علاوہ ہیٹ ویو یا جو درجہ حرارت کا بڑھنا اور ہبس کی کیفیت ہونا, تو اس کی بھی ایک نشاندہی تھی کہ اس سال ہبس کی کیفیت خصوصاً جو سندھ ہے, بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں قدرے زیادہ ہوگی, اور ایسا ہی انفولڈ ہو رہا ہے. کیونکہ ہم اچھا چلیں, آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کی گفتگو سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس دفعہ کوئی خطرات وہ والے نہیں ہیں جو پچھلے سال تھے, تو کیا اس کے حساب سے تیاری کی جاتی ہے, یا پھر جو کلائمیٹ چینج کو دیکھتے ہوئے اچانک بھی موسم کی خرابی کے جو ہے, اور پھر اس کے علاوہ اچانک جو ہے وہ زیادہ ڈیزاسٹر کی طرف بڑھنے کے امکانات بھی موجود ہوتے ہیں, تو تیاری کیسے کرتے ہیں؟ اور یہ صوبوں کو آپ نے وارننگز پہنچا دی ہیں ساری؟ نمبر 1 سب سے ذمہ دار تو صوبے ہیں نا. سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی مونسون وی ہیو ہاف وے تھرو دا مونسون. مونسون 15 سپتمبر تک رہے گا, تو ابھی یہ بہت قبل از وقت ہوگا کہ ہم کہیں کہ مونسون
कम्प्लीटली अनफोल्ड हो चुका है और कोई ख़तरा हमारे सामने मंडला नहीं रहा। और वो 15 तक खत्म हो अभी- जाएगा। जी, और अगर नॉर्थ रीजन में देखें तो आगे भी आने वाले दिनों में हम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली पंजाब और शुमाली खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इससे मुराद ये है कि अभी भी टोरेंशियल रेन्स यानी तेज़ बारिशें और बारिशों की वजह से शहरी इलाकों में सैलाब आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। इसके साथ साथ शुमाली इलाकों में ग्लेशियर झीलों के फटने का खदशा, साथ साथ लैंडस्लाइड का और खुदा न खास्ता हिल टोरेंट्स यानी जो कि सुलेमान रेंज पे मौजूद जो डिफरेंट हिल टोरेंट्स हैं, चाहे वो डेरा गाजी खान के हो या वो डेरा इस्माइल खान के, राजनपुर हो या टांग के, या किरतर रेंज पे जो कंबर शदाद कोट है, दादू, लारकाना और नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब में जो मौजूद अजला हैं, यहाँ पे अभी भी सीजनल लो प्रेशर्स डेवलप होंगे जो कि एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक मानसून का है। तो मानसून अभी बाकी है। बात की जाए दरियाई बहाव का, तो खुदा न खास्ता कोई एक सिस्टम जो एग्रेसिव हो तो वो भी दरियाई बहाव को तेज़ कर सकता है। अगर आप माजी के सैलाबों को देखें तो पाकिस्तान में 2022 का सैलाब अगस्त के एंड में आया और सिमिलरली 2025 का सैलाब भी 2026 अगस्त को जो ईस्टर्न रिवर्स एक्टिवेट हुए। 2015 और 14 में भी ऐसे सैलाब आए कि अगस्त का महीना भी ऐसा होता है जो कि मानसून की टोटल डिजास्टर की प्रोजेक्शन के अंदर बड़ा एक सवेयर क्रिटिकल महीना होता है। तो सूबे मुतहर्रिक अच्छा, हैं। एक जो है ना वो हमारे पास ये भी कॉन्सेप्ट है कि शायद जो एनडीए में है उसके पास या फिर जो है ये पाकिस्तान के पास वो मशीनरी नहीं है जिसके ज़रिए जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके ज़रिए ये वार्निंग्स जो हैं ये डिटेक्ट की जा सके प्रॉपरली। ज़लज़ले को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, ये सैलाब को प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं। तो क्या इसमें कोई सच्चाई, कोई सदाकत है? अच्छा, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड मैकेनिज़्म है। एनडीए में अलोन ये सिर्फ डिफरेंट डिज़ास्टर्स की मॉनिटरिंग नहीं कर रहा होता। मुतल्लिका इदारे हैं, रिलेटेड लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, स्पार्को स्पेस एजेंसी है, इसके अलावा फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन ऑफ पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है एंड सेवरल अदर डिपार्टमेंट्स, इरसाफ, NFFC। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास वो जदीद टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, चाहे वो स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी हो यानी सैटेलाइट के ज़रिए मॉनिटरिंग जो सेंसर्स हैं, या वो एरियल प्लेटफॉर्म्स हो या ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स हों। PMD के रेडार्स का डेटा भी इंटीग्रेटेड है इन सिस्टम में, और हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के भी प्रोटोकॉल्स को एम्बेड कर चुके हैं और ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। डॉक्टर साहब, यानी हम वेल इक्विप्ड हैं इस तमाम प्रोसेस को जो है वो मॉनिटर करने के लिए। तो जब हम अब, अच्छा ये तो आपने हमारी तसल्ली करा दी कि मिसकंसेप्शन है, हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो आगे कोई पाकिस्तान की जानिब से, NDMA की जानिब से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि दुनिया भर में तो अब AI से मदद ली जा रही है, तो यहाँ भी कोई सिस्टम लाने की बात हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें मल्टीपल लाइन डिपार्टमेंट्स का डेटा भी आता है और उनकी टेक्नोलॉजी भी एम्बेडेड है। जैसा कि मैंने बताया कि स्पार्को इसमें इन्वॉल्व है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ पाकिस्तान, फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन और इसके अलावा फेडरल फ्लड कमीशन, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन वाटर, ये वो तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिनका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर फ्यूजन। और जब फ्यूज़ किया जाए उस डेटा को और हिस्टोरिकल डेटा तो मशीन लर्निंग एंड AI, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो सिस्टम है हम ट्रांजिशन कर रहे हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, और ये एक ऐसा सिस्टम होगा जो कि इंशाल्लाह फुली ऑटोमेटेड होगा, यानी मैनुअल ऑपरेशन ऑफ पोर्टल से कंप्लीट एंड टू एंड ऑटोमेटेड सोल्यूशन। ये एक स्क्रीन आपके सामने नज़र आई, अगर आपको आ रही है तो ये कंप्लीट ऑटोमेटेड सोल्यूशन है जिसमें थ्रेट प्रोफाइल ऑफ दोज रीजन्स जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई सवेयर स्टॉर्म डेवलप हो सकता है या जहाँ पे कोई सवेयर रेन्स हो सकती हैं, और ये डेटा इंटीग्रेटेड है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। इसमें माजू का डेटा भी है, माजू जो कि चाइना बेस्ड सैटेलाइट एक क्लाउड यानी ये तो आपने हमें खुशखबरी सुना दी कि अब जो है वो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो हम बढ़ रहे हैं, और अब हमें फोरकास्ट के लिए या फिर अर्ली वार्निंग के लिए परेशान होने की उस तरह से ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि अब ये पूरा जो है ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अब ये हो गया, अर्ली वार्निंग तो आ गई, लेकिन अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद एक डिपार्टमेंट यहाँ पे एक विंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशन विंग है, जो कि भरपूर तरीके से काम करता है लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशन के मामलात को देखने के लिए। असल विंग जो है जो कि ऑपरेशंस के मामलात को देता है, वो क्या करता है ये भी आपको दिखाते हैं।